प्रिय विद्यार्थियों, यह अपनी क्लास बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। हमारी 3.5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम उसका जो आधा पोर्शन बचा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का है। और बच्चों, आप जानते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे ही हम पूरा कर देंगे तो हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 5वीं यूनिट सिर्फ उसमें एक ही चैप्टर है जिसमें हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस है। तो लगभग आपका सिलेबस पूरा होने वाला है। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, अपने नोट्स भी तैयार करते। आपके पास यदि बुक नहीं भी है तो भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके सहायता से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे सिलिकॉन और फास्फाजिन्स। आप लोग जानते हैं कि मोनोमर जब आपस में एक चेन के साथ मिल करके और एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो कि स्टेबल होती है, जिसे हम लोग पॉलीमर के नाम से जानते हैं। तो सामान्य और सरल संरचना वाली कई इकाइयाँ जिन्हें हम लोग मोनोमर कहते हैं, उनके आपस में संयोग से एक वृहद और विशाल अणु बनता है जिसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में आप लोगों को पता ही है। सबसे पहला एग्जांपल आपको पता है पीवीसी, जिसको हम लोग पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहते हैं, जिसका उपयोग बरसाती कोट बनाते हैं, हैंडबैग बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, पर्दे के कपड़े बनाते हैं, फर्श की पॉलिश करते हैं, बिजली के तार बनाते हैं, विद्युत रोधी उपकरण बनाते हैं। जैसे ये इसकी स्ट्रक्चर भी आपके सामने यहाँ पर ये दी गई है। अब बात करें हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब किसी बहुलक की रेप्लिकेशन मतलब पुनरावृत्ति करने वाली इकाई का मुख्य तत्व कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व हो, तो इनकी केंद्रीय श्रृंखला या रीढ़ में जो प्रमुख तत्व होता है वह कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व होता है। ये तत्व सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन होते हैं। बस ये बात ध्यान रखने वाली है, कार्बनिक के अंदर कार्बन होता है, लेकिन अकार्बनिक के अंदर कार्बन की जगह कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ऐसे बहुलकों को हम लोग इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर को निम्न प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। ध्यान रखें, यदि कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के परमाणुओं से बनी हुई असंख्य इकाइयाँ परस्पर सहसंयोजक बंधों से जुड़कर, अब यहाँ ध्यान रखना है कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा अकार्बनिक अकार्बनिक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये हैं। और बॉन्ड इसमें सहसंयोजक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इनसे जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाए जिसको पिघलने अथवा विलयन बनाने पर भी बृहद अणु के रूप में ही बना रहे, मतलब स्टेबल हो जाए। ऐसे बृहद अणुओं को हम लोग इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के प्रकार, कितने प्रकार के इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट की बात करेंगे हम होमो एटॉमिक। जैसे होमो एटॉमिक के अंदर नाम का पता चल रहा है, जिसके अंदर सारे परमाणु होमो होंगे, मतलब एक जैसे परमाणु होंगे। यदि बहुलक संरचना में मेरुदंड बैकबोन में केवल एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं तो ऐसे बहुलक को होमो एटॉमिक पॉलीमर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं गंधक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुलकीय गंधक। आप जानते हैं कि इसके 2 अपरूप होते हैं, एक एकलकी और एक बहुलकी। तो बहुलकी गंधक का हम लोग रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, तो रोम्बिक की बात करें तो इसमें रोम्बिक जो सल्फर है, रोम्बिक बहुलक सेलेनियम है, बहुलक टेल्यूरियम है तथा काला फास्फोरस। इनमें SS बंध, SC, TE तथा PP बंध द्वारा परमाणु एक ही क्रम में जुड़े रहते हैं। तो बैकबोन में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए हम इसको होमो एटॉमिक कहते हैं। इनके अतिरिक्त धातुओं के बोराइड, सिलिसाई, फास्फाइड भी MM बंध युक्त बहुलक की संरचना वाले यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड H2S भी एक ऐसा होमो एटॉमिक लीनियर पॉलीमर है जिसके दोनों सिरों पर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और मध्य में SS बंध युक्त रेखीय संरचना होती है। हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड के इन सिरे वाले हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन अथवा सल्फोनिक अम्ल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने चित्र भी दिखाया गया है, आप लोग चित्र भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, जब दोनों एक ही तरफ हो, SO3H जब दोनों एक ही तरफ है तो ये सिस है,
और ये SS दे रखा है अर्थात होमो है, बैकबोन इसमें SS है, तो एकलकीय अकार्बनिक बहुलक है। लेकिन ये कौन सा है? सिस है। और जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट SO3H होते हैं तो ये ट्रांस है। SS एकल बंध के घूर्णन के द्वारा ये यौगिक सिस और ट्रांस समावता दिखाते हैं। घूर्णन इसमें हो सकता है क्योंकि सभी सिंगल बॉन्डेड है। हालांकि कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड इसमें सिंगल ही है। यदि पाई बॉन्ड होता तो घूर्णन इसमें नहीं होता, जैसे कि हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे H2S6O6 को चित्र से हम लोग बता रखा है। तत्व बोरोन की संरचना को भी बहुलकीय माना जा सकता है, जिसमें BB बंध द्वारा 12 बोरोन के परमाणु द्वारा इकोसाइड्रेन संरचनाएं बनाती हैं जो परस्पर एल्फा त्रिकोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। बोरोन के धातुओं के साथ बने हुए धात्विक बोराइडों में भी BB बंध होता है। उदाहरण धात्विक बोराइड है। ये इसमें यहाँ पे चित्र दिखा रखा है घन की आकृति में, जिसमें B6 अष्टफलक है और धातु परमाणु बिल्कुल घन के बीचों बीच है। तो यहाँ पे देख लीजिए B जो है वो कितने हैं? B6 अष्टफलक के रूप में है इसकी संरचना है। तो धात्विक बोराइड MB6 का एक केंद्रित क्यूबिक स्ट्रक्चर है। MB6 में ऑक्टाहाइड्रल शेप में अरेंज्ड 6 बोरोन परमाणु के BB बंध युक्त इकाइयाँ होती है। ये B6 इकाइयाँ धातुक परमाणु के साथ काय केंद्रित घनीय संरचना BCC बोलते हैं इसको के रूप में व्यवस्थित होती है। अब हम बात करें हेट्रोटॉपिक। अब हेट्रोटॉपिक के अंदर पता चल गया कि इसमें दूसरा कोई अदर परमाणु होगा। उसमें तो एक जैसे थे लेकिन इसमें बैकबोन के अंदर दूसरा परमाणु होगा। यदि बहुलक श्रृंखला के मेरुदंड में एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित है तो ऐसे बहुलक को विषम परमाणु या विषम श्रृंखला युक्त बहुलक कहते हैं। जैसे बहुलक ये मर्क्यूराइड ऑक्साइड है। यह मर्क्यूराइड ऑक्साइड का चित्र भी नीचे दिया गया है कि संरचना को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया सकता है, जिसमें श्रृंखला का मेरुदंड एकांतर क्रम में मरकरी व ऑक्सीजन परमाणु से जोड़ने से बनता है। चित्र में देख लीजिए आप, ऑक्सीजन है मरकरी, ऑक्सीजन है मरकरी, ऑक्सीजन है मरकरी, तो एकांतर क्रम के अंदर ये जुड़े हुए हैं। त्रिविमीय आकाश में, अब यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, आकाश में बहुलक की संरचना तथा बहुलक के अवयवी परमाणुओं की संयुक्तता के इस आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर। सबसे पहले बात करें हम लीनियर पॉलीमर। लीनियर को हम लोग रेखीय बहुलक भी कहते हैं। इन बहुलकों में श्रृंखला के केंद्रीय परमाणु की कनेक्टिविटी 2 होती है और दोनों तरफ से समान अथवा असमान परमाणु द्वारा जुड़ा रहता है। ये श्रृंखलाएं छड़नुमा सीधी सरल संरचना में भी विद्यमान हो सकती है, जैसे AgCN अथवा टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग हो सकती है। AgNCS ये थायोसाइनेट, इन दोनों संरचनाओं में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ये AgCN की संरचना आपके सामने दिखाई गई है, जो कि एक छड़नुमा सीधी संरचना है, और ये है AgNCS की संरचना जो कि टेढ़ी मेढ़ी है। त्रिविमीय चद्दरनुमा बहुलक, द्विविमीय 2 डायमेंशनल, या 2 डायमेंशनल शीट टाइप पॉलीमर। इस प्रकार के बहुलक में मुख्य केंद्रीय परमाणु की संयुक्तता 3 होती है। ये परमाणु परस्पर किसी विषम परमाणु के द्वारा जुड़कर एक द्विविमीय चद्दरनुमा संरचना बना लेते हैं। बहुलकीय बोरिक ऑक्साइड इसका एक सरलतम उदाहरण है, जिसमें BO3 की इकाइयाँ परस्पर ऑक्सीजन परमाणु के साझे से जुड़ी रहती है। त्रिविमीय जालयुक्त बहुलक, इस प्रकार के बहुलकों में केंद्रीय परमाणु की संयुक्ता कनेक्टिविटी 4 होती है। चतुष्फलकीय आकार में केंद्रीय परमाणु के किसी अन्य परमाणु के द्वारा परस्पर जुड़कर एक जालनुमा संरचना बनाते हैं। जैसे सिलिका जालयुक्त संरचना में चतुष्फलकीय SiO4 की इकाइयाँ परस्पर ऑक्सीजन परमाणुओं को साझा करती है। क्रॉस बंध बहुलक, इस प्रकार के बहुलकों में विभिन्न चद्दरनुमा संरचनाएं परस्पर क्रॉस बंधों द्वारा जुड़कर कठोर एवं मजबूत त्रिविमीय
संरचनाओं का निर्माण करती है, जिसके उदाहरणों में फास्फोरिक अम्ल तथा सोडियम का उल्लेख किया जा सकता है। इन दोनों में क्रॉस बंध का घनत्व क्रमशः 0.5 और 0.667 होता है। अब ये यहाँ पर आपके सामने सोडियम सिलिकेट के एग्जाम्पल को लिया गया, जिसमें क्रॉस बॉन्ड पॉलीमर है। अब यह मिश्रित कनेक्टिविटी या कह सकते हैं पॉलीमर कंटेनिंग नेटवर्क विद मिक्स्ड कनेक्टिविटी। इस प्रकार के बहुलकों में दो प्रकार के केंद्रीय परमाणु होते हैं जिसकी संयुक्तता भिन्न भिन्न होती है। जैसे सिलिकॉन डाइफॉस्फेट बहुलक में केंद्रीय परमाणु सिलिकॉन तथा फास्फोरस होते हैं, जिनकी संयुक्तता क्रमशः 6 और 4 होती है। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु के 6 ऑक्सीजन परमाणु के साथ बंधा होता है और प्रत्येक फास्फोरस परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए इनको 6 और 4 है। वृहत अणु में एक सिलिका व 2 फॉस्फेट इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है और एक अत्यंत ही मजबूत व स्थायी जालक संरचना बनती है, जिसे चित्र में भी बताया गया है। यह जालक संरचना आपके सामने है, जिसका सिलिकॉन डाइफॉस्फेट है, मिश्रित संयुक्तता 4 और 6 है। सिलिकॉन देख लीजिए अपने चारों तरफ 6 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और फास्फोरस है वो अपने चारों तरफ 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के बहुलक भी निम्न प्रकार के हैं, जिसमें कार्ब धात्विक और उपसहसंयोजक। ये बहुलक कार्ब धात्विक की बात करें, ऑर्गेनो एलिमेंटल कार्ब तात्विक ऑर्गेनो एलिमेंटल। ये बहुलक कार्बनिक बहुलक व अकार्बनिक बहुलकों के मध्यवर्ती होते हैं। ये मीडिएटर होते हैं किस किस के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के। अतः इन्हें ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के मध्य के ब्रिज पॉलीमर्स भी कहते हैं। ये कई बार प्रश्न आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज पॉलीमर्स। तो ब्रिज पॉलीमर क्या होते हैं, ऑर्गेनो एलिमेंटल पॉलीमर होते हैं, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर के मीडिएटर होते हैं। इन्हें हम लोग ब्रिज पॉलीमर कहते हैं। इनमें मुख्य श्रृंखला में मेरुदंड कार्बन के अतिरिक्त किसी अन्य तत्वों परमाणु द्वारा निर्मित होता है, जबकि उसमें जुड़े हुए समूह कार्बनिक होते हैं। जैसे पॉलीसिलॉक्सेन, अब देख लीजिए इसमें कार्बन भी है और नहीं भी। पॉलीसिलॉक्सेन, पॉली एलुमोक्सेन, पॉलीटाइटेनोक्सेन ये हैं। तो ये पॉलीसिलॉक्सेन के अंदर देख लीजिए सिलिकॉन है, इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो सिलिकॉन मुख्य जो है वो तो अकार्बनिक है, लेकिन जुड़ा हुआ कार्बनिक है, इसीलिए इनको कार्बनिक और अकार्बनिक का मीडिएटर माना जाता है। इसी प्रकार पॉलीएलिक्स में यहाँ भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर पॉलीटाइटेनोक्सेन है, यहाँ भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बात करें हम, आर क्या है, एल्किल भी हो सकता है, फेनिल भी हो सकता है, नाइट्रल भी हो सकता है, हेलोनिल भी हो सकता है, मतलब कोई भी डेरिवेट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अब बात करें हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमर की। इन बहुलकों में पुनरावृत्ति करने वाली प्रत्येक इकाई में कम से कम एक उपसहसंयोजक बंध अवश्य होता है, क्योंकि यहाँ बात ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हो रही है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम जानते हैं कि डोनर और रिसेप्टर के बीच में एक एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। सिर्फ डोनर से एरो की तरफ एरो होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डोनर के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड के दिए जाते हैं, ये हमें पता है। उपसहसंयोजक बंध धातु परमाणु के साथ बनता है। धातु होनी चाहिए, क्योंकि धातु के ही डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं। धातु परमाणु अधिकांशतः मेरुदंड में ही होता है। धातु परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या का मान 4 अथवा अधिक होने की स्थिति में ये बहुलक संकुल यौगिकों की भांति आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। धातु की उपसंयोजकता संख्या 2 की स्थिति में सरल रेखीय बहुलक बनते हैं। यदि इसमें असंतृप्त एल्काइन समूह हो तो विपरीत बंधी पाई कक्षकों के साथ डी पाई पी पाई बंध बैक बॉन्डिंग होती है, जब डी ऑर्बिटल हो। इसमें अनसैचुरेटेड एल्काइन समूह हो तो विपरीत बंधी पाई कक्षकों के साथ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनती है, जैसे RCCC। तो यहाँ मेटल तो कॉपर हो गया, लेकिन RCC ये एक ऑर्गेनिक है। इस प्रकार के बहुलकों को संरचना को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रदर्शित किया हुआ है, कॉपर से कार्बन, कॉपर से कार्बन, कॉपर से कार्बन। तो ये संरचना है इसके। इसे हम बंधन इस प्रकार से डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो इस प्रकार से इसके बहुलकों के प्रकार है, आप लोग इन प्रकार को देखिएगा। और इलेक्ट्रॉन न्यून बहुलक है, बहुनायन ऋणायन है, और अकार्बनिक बहुलकों के कार्बनिक बहुलकों के साथ तुलना, तो ये तुलना भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे कुछ एसेंशियलेशन जैसे सिलिकॉन्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग बने रहे मेरे साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहें, और अपने नोट्स भी बनाते रहें, और याद करके आप असाइनमेंट भी लिखते जाएं। अपने आप को सर्दी से बचाएं, कोरोना से बचाएं, कोरोना एडवाइजरी का पालन करें।
और परीक्षा की तैयारी करें। समय बहुत कम है, समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। समय को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।